नितिन गडकरी के एक बयान से बवाल कटा हुआ है। एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, साफ पानी इस देश के लोगों को नहीं मिल रहा है। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मीडिया, इस देश का टेलीविज़न अखबार 400 का दावा कर रहा है और नितिन गडकरी जो सीनियर मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। तो सवाल है कि आप कल्पना कीजिए कि अगर यही बात अगर कोई और सरकार होती, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती या कोई दलित पिछड़े आदिवासी की सरकार होती और उसके एक मंत्री ने कहा होता, तो टीवी वाले और अखबार वाले क्या कर रहे होते। दरअसल एक निजी चैनल के दिए इंटरव्यू में ये बात गडकरी तो बोल गए, लेकिन टीवी अखबार में एजेंडा नहीं बना, लेकिन सोशल मीडिया है वो एजेंडा तय करता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजकल नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है और खासकर पत्रकारों के लिए मुश्किल हो रहा है। सोचिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि 3 पत्रकारों पर किस तरह से जुर्माना लगा है और एक पत्रकार को माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है। अमन चोपड़ा जो मुकेश अंबानी के चैनल में एंकर है, ब्राह्मण समाज से हैं, उस पर जुर्माना लगा है। उसके बाद नवभारत टाइम्स जो नबिका कुमार का चैनल है उस पर जुर्माना लगा है। उसके बाद एक चैनल है आज तक, उसको डांट पड़ी है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो ये खबर दिखाएंगे नहीं। लेकिन मैं आता हूँ मुद्दे पर। 2024 में लोकसभा का चुनाव आना है। टीवी अखबार का नारा है 400 पार 400 पार। आज कन्हैया से जब ये सवाल पूछा गया कि 400 पार, तो कन्हैया ने कहा कि वक्त बताएगा कि 400 पार या बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, ये सब क्यों कहा जा रहा है 400 पार? क्या सचमुच इतनी अच्छी स्थिति है बीजेपी की? कल मैंने मनीष कुमार का एक ट्वीट पढ़ के बताया था कि कैसे बीजेपी के पैर से ज़मीन खिसक रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक एक विधायक को मिलाया जा रहा है, एक एक पार्टी को अपने गठबंधन में लाया जा रहा है। जो दल अपने दम पर, अपने बूते पर चुनाव जीत रही हो, वो असल में दूसरे दलों को क्यों बुलाएगा, दूसरे दलों को क्यों साझेदार बनाएगा? ये तो गलती कांग्रेस से हुई है। यूपीए 2 की सरकार थी, मैं बार बार मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यूपीए 2 की सरकार थी और दिलीप मंडल कहते हैं कि किसी जेएनयू के प्रोफेसर ने कह दिया कांग्रेस के राहुल गांधी को कि क्षेत्रीय दल आपका हिस्सा खा रहे हैं, और इस वजह से क्षेत्रीय दलों को, नेताओं को जेल में बंद किया जाने लगा। उनके सहयोगी थे डीएम के उस समय कनिमोड़ी, ए राजा, दयानिधि मारन को जेल में बंद कर दिया गया, रामविलास पासवान को बाहर कर दिया गया, लालू यादव को बाहर कर दिया गया। लालू यादव के तो कैरियर को ही चौपट कर दिया गया राहुल गांधी ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जिसको भी 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी सरकारी पद पर हो, उसकी सदस्यता चली जाएगी और 5 साल चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और उसके पहले शिकार बने लालू यादव जैसे लोग। और आज भी तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समुदाय के विधायक, एमपी इसके सबसे ज़्यादा निशाना बन रहे हैं। तो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की जो ताकत है उसकी अपनी कोई ताकत नहीं है। दरअसल राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में जो जनाधार वाली पार्टी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जनाधार है, इस देश में 85% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की है। तो बीजेपी, कांग्रेस या ममता बनर्जी कैसे मजबूत पार्टी हो जाएगी? इस देश में मजबूत पार्टी सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, या अपना दल है, या निषाद पार्टी है, वीआईपी है, रामविलास जी की भी पार्टी है, जिनके पास अपना जनाधार है। लेकिन चूंकि ये सारे दल अपनी अपनी जातियों में बट गए हैं। सोचिए, जातियां बनाई क्यों गई थी? जाति में जो वर्ण कुव्यवस्था थी, जाति कुव्यवस्था थी, उसमें जातियां बनाई गई थी लोगों को तोड़ने के लिए, ताकि इनको जातियों में बांटकर राज किया जाए। बाबा साहब ने हमें SC ST OBC का संवैधानिक दर्जा दिया, संविधान में संवैधानिक अधिकार दिया। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता अब SC ST OBC नहीं रह गए हैं, वो जातियों में बटे, और यही जाति में बंटना बीजेपी की ताकत है। आप कल्पना कीजिए, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि देश में इस तरह की समस्याएं हैं, बीजेपी कह रही है 400 पार। क्यों? क्योंकि यूपी में बीजेपी को अगर जीत मिलेगी तो उसकी वजह होती है अनुप्रिया पटेल, उसकी वजह होती है संजय निषाद जो निषाद पार्टी चलाते हैं, उनकी वजह हो सकती है ओपी राजभर।
लेकिन सोचिए इन लोग की क्या हैसियत रह जाती है, ये लोग मामूली मंत्री बनाए जाते हैं जब इनके वोट से विनिंग कॉम्बिनेशन जो होता है वो इनका वोट होता है। अगर बीजेपी को कैडर आज के समय में ये मान सकते हैं, जो जातियों में जिस तरह से बहुजन समाज की पार्टियां बट गई है, उस हिसाब से आज के डेट में 15% कैडर वोट जो है वो बीजेपी के पास है, जो सवर्ण समाज का है, क्योंकि अब सवर्ण समाज का एक मुश्त वोट बीजेपी को जाता है। उसके बाद कुछ वोट उसको धर्म के नाम पर मिलता है, जिसमें SC ST OBC के भी लोग हो सकते हैं। तो कैडर बेस्ड पार्टी आज बीजेपी जरूर बड़ी हो गई है, सवर्ण समाज एक मुश्त है, लेकिन आज भी अगर SC ST OBC की पॉलिटिकल लीडरशिप एक हो जाए तो सवाल है कि बीजेपी और कांग्रेस कहीं भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। और यही काम इस बार कांग्रेस को करना पड़ेगा। कांग्रेस अगर रीजनल फोर्सेस के साथ नहीं आती है तो बीजेपी को मात नहीं दे सकती है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, चाहे वो RJD हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे JMM हो, ये नहीं जा सकते हैं। तो इनके नेताओं को तोड़ा जा रहा है ताकि जाति के नाम पर इनका वोट लिया जा सके। और यही ताकत असली बीजेपी की है, जो 2024 में अगर आज भी सपा, बसपा, RJD जैसे बिहार में बगैर JDU के बीजेपी का काम नहीं चल सकता है। झारखंड में बगैर जो महतो हैं उनके बगैर काम नहीं चल सकता है झारखंड में। तो सोचिए बीजेपी देश भर में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी की पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करती है, उसके बाद चुनाव जीतती है और कहती है कि बीजेपी मजबूत पार्टी है। दरअसल ये बहुजन समाज के नेताओं की जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है और आपस में जो ईगो है, जो स्वार्थ है इनका अपना इतना बड़ा है कि समाज के हितों की अनदेखी हो रही है। और सोचिए नितिन गडकरी ने जिस तरह के बयान दिए हैं, आप कल्पना कीजिए कि आजसू हो या दलित, पिछड़े, आदिवासी की लीडरशिप की सरकार होती और कोई उसका बड़ा मंत्री इस तरह से बयान दे देता कि पानी की समस्या है, बेरोजगारी है, सरकारी स्कूल अस्पताल बढ़िया नहीं है, तो उस प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता। लेकिन आपको ये खबर टीवी अखबार पर कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सोशल मीडिया पर मिलेगा। वही मीडिया लगातार खबरें चलाती है कि इंडिया गठबंधन में टूट है, ये लोग अभी तक कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाए हैं, इनके पास कोई अपना रोड मैप नहीं है, आपस में फूट है। सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन ने अब तक सीटें घोषित कर दिया। सोचिए यूपी में अखिलेश यादव ने 27 सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया है, ये आज की बड़ी खबर है। 27 सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया। वहीं सोचिए अभी तक यूपी में क्या होगा सीटों का बंटवारा, ये बीजेपी साबित नहीं कर पाई है। वहीं बिहार में भी बीजेपी के लिए मुश्किल है। महाराष्ट्र में सोचिए, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। खबर है कि प्रकाश अंबेडकर को 2 सीटें मिलेगी, शिवसेना 20 पर लड़ेगी, जिसमें 18 पर वो खुद लड़ेगी, 2 प्रकाश अंबेडकर को मिलेगा। शिवसेना ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी। उसके बाद 18 सीटें जो हैं हो सकता है कि 18 सीटें जो हैं वो आपको मिल जाए कांग्रेस को, तो 18 दूनी 36 सीटें होती है। अब बच जाता है 12 सीटें। 12 सीटों में शरद पवार को 10 सीटें मिल सकती है, एक निर्दलीय राजू शेट्टी को दिया जा सकता है, एक सीटों का कुछ और एडजस्टमेंट है, तो वहाँ भी लगभग क्लियर है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी की सीटें वहाँ कम होंगी। पिछली बार बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इस बार एनसीपी, शिवसेना, एनसीपी जो पवार गुट है, शिवसेना के जो भतीजे अलग हुए हैं वो, शिवसेना के जो गुट है एक और बीजेपी, तो वहाँ अगर ये लोग 16-16 पर भी लड़ते हैं तो भी बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। तो सीटों के बंटवारे से भी इंडिया गठबंधन आगे चलता दिख रहा है। लेकिन चूंकि टीवी अखबार जो है वो बीजेपी के साथ है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। तो सोचिए नितिन गडकरी। इसी बीच एक और खबर आपके बीच शेयर कर दूं। आज से आकाश आनंद का हरियाणा में पैदल मार्च जो एक उनकी जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। फरीदाबाद से वो पलवल तक जाएंगे। तो बीजेपी तमाम दूसरे राज्यों में भी अपने चुनावी एजेंडे पर कंसंट्रेट कर रही है, ये भी बड़ी पॉलिटिकल खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है नितिन गडकरी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार पर जो 10 साल होने जा रहा है और बड़ा सवाल उठाया है, खासकर नौकरी का, स्कूल, अस्पताल, पानी, सड़क, ये सबसे बड़ा सवाल है जो टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है। 2024 में 400 पार या बीजेपी की हालत खराब है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इंडिया गठबंधन सचमुच में काम कर पाएगा? गुजरात में तो ये दिख रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को भले 2 सीट मिली हो, लेकिन वहाँ 10% वोटों का ट्रांसफ़र इधर से उधर हो सकता है। हरियाणा में भी मुश्किल बढ़ सकती है। कांग्रेस में 4 और 3 का गठबंधन है।
तो ये सब चीज़ें बीजेपी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। लेकिन ये टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। लेकिन लगातार बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम टीवी अखबार में हमेशा आगे रहा जाए, और वो उनकी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन को लगातार बदनाम किया जाए। फिलहाल टीवी अखबार बीजेपी के साथ है। और आप बताइए कि क्या होगा 2024 में। नितिन गडकरी जो कह रहे हैं वो सच है। कुछ जानकार जो बड़े एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ग्राउंड पर जनता बहुत परेशान है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अशिक्षा बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, भुखमरी का मुद्दा है, और अग्निवीर जैसे योजनाएं जो हैं या जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होगी। तो सोचिए, खुद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। आप सहमत है, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।